देख रहे हैं बिहार तक की बैठक, और बिहार तक की बैठक में आज हमारे खास मेहमान हैं कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दिल्ली से लेकर बिहार तक देश के हर कोने में इनकी चर्चा रहती है। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार तक की बैठक में। आपका भी बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से आपसे बातचीत करने का सहयोग हम बना रहे थे, लेकिन अब जाके पटना में आपसे बातचीत हो रही है। ये बहुत सुखद संयोग है कि ये बहुप्रतीक्षित बातचीत जो है दिल्ली की बजाय बिहार में हो रहा है, और बिहार तक नाम है चैनल का, तो बिहार में ये बातचीत हो तो ये अच्छी बात है। तो आपका और आपकी पूरी टीम का और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार और आपका बहुत बहुत स्वागत। तो कन्हैया जी, आप अभी यात्रा करके लौटे हैं, परसों ही खत्म हुई, 1 तारीख को ही खत्म हुई यात्रा। तो यात्रा कैसी रही? मतलब इसके बाद क्या चुनाव जीत पाएगा महागठबंधन इस यात्रा के बाद, कि जहां थे वहीं रहेंगे वापस से? इसमें मैं दो बात साफ कर दूं। एक तो यात्रा कैसी रही इसका मूल्यांकन आप ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात होगी। लेकिन मेरा जो अनुमान है, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, और हम पूरे समय यात्रा में थे, तो लोगों का जबरदस्त सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद बिहार में मिला है इस यात्रा को। और दूसरी बात ये कि यह स्पष्ट कर दूं, ये यात्रा बिहार चुनाव को लेकर के नहीं थी। पूरे देश में वोट चोरी का सवाल है। वोट चोरी का सवाल सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है। अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा ही होगा आपने, नेता प्रतिपक्ष ने महादेवपुरा, जो कर्नाटक की एक विधानसभा है, वहां से डेटा निकाल करके ये आरोप लगाया। ये आरोप हम लोग सबूत के साथ चुनाव आयोग के सामने रख रहे हैं, और जब तक हमारे पास सबूत नहीं थे तब तक हम चुनाव आयोग को कह रहे थे कि आप हमको दीजिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा। वो लगातार इनकार करते रहे, और बाद में जब सबूत सामने आने वाली थी और उनको पता चला कि सबूत है अब हमारे पास कि वोट की चोरी हो रही है, तो आनन फानन में बिहार में एसआईआर कराने का फैसला लिया गया, जो कि पिछली बार 2003 में हुआ था जी। तो एसआईआर अगर चुनाव आयोग कराना चाहती है, ये उनका अधिकार है, और एक निष्पक्ष संस्था के होने के नाते उनको निष्पक्ष तरीके से ये कराना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा पक्ष ये है कि ना जेन्यून इंसान का वोट कटे, ना गलत इंसान का जुड़े। तो ये काम आनन फानन में क्यों किया गया? आनन फानन में ये काम इसलिए किया गया कि जो वोट चोरी का सवाल एक पैन इंडिया सवाल है, उसको बिहार के चुनाव से लिंक करके इसको डिफ्यूज किया जाए, इसको डाइल्यूट किया जाए, इसको डाइवर्ट किया जाए। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये जिस तरीके से 65 लाख लोगों का नाम काटे हैं, इस घपले से, इस चोरी से अगर चुनाव एनडीए जीतती है, तो क्या एनडीए कहना शुरू करेगी वोट चोरी तो हुआ ही नहीं है, वोट चोरी का तो कोई सवाल ही नहीं है? तो हम लोगों के दिमाग में पहले दिन से यह स्पष्ट था कि ये यात्रा वोट चोरी के खिलाफ है, और वोट चोरी का सवाल सिर्फ बिहार का सवाल नहीं है, ये पैन इंडिया सवाल है। हमको बिहार के लोगों के सवाल के साथ साथ वोट चोरी के सवाल को उठाना है, क्योंकि वोट चोरी अगर हो रही है तो पेपर लीक होगा। वोट चोरी हो रही है तो अपराधी अपराध करेंगे, क्योंकि अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। और नेता को यदि पता चल जाए कि अमित शाह के घर में हाजिरी लगाने से चुनाव जीतना है, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमना बंद कर देंगे। और आप देखिए कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि सिस्टमैटिक तरीके से इस समाज में पॉलिटिकल वर्कर समाप्त किए जा रहे हैं, और डीएम जो है वो राजा की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सारा पावर जो है डीएम के हाथ में सेंट्रलाइज हुआ है। डीएम सीएम को रिपोर्ट करता है और सीएम पीएम को रिपोर्ट करता है। आप ये प्रक्रिया पिछले 11 साल में इस देश में देख लीजिए, कि मैं आपको वो वीडियो आपके ही चैनल पे होगा, जब भूपेंद्र पटेल का नाम गुजरात के सीएम के तौर पे लिया गया, तो वो सो रहे थे, वो ऊँघ रहे थे, उनको बगल वाला बताया कि आप सीएम बन गए हैं। ये जो तरीका है, ये लोकतंत्र को सीमित करना, लोकतंत्र को समाप्त करना। इसीलिए वोट चोरी का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, जो रोजी रोटी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य से तो जुड़ा हुआ है ही, साथ ही साथ ये हमको समझना होगा कि आजादी का आधार है लोकतंत्र, और लोकतंत्र का आधार है 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट।
अगर ये समाप्त हो जाएगा तो फिर रिपब्लिक नहीं बनेगा, फिर से राजा का बच्चा ही राजा बनेगा और लोकतंत्र नहीं होगा, तानाशाही व्यवस्था आ जाएगी। आपकी मैं वोट चोरी पर आऊंगा, लेकिन आप बोल रहे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आपने नहीं बनेगा तो बिहार, आपने जो है भूपेंद्र पटेल का उदाहरण दिया, तो भाजपा में तो वो कहते हैं कि भाई गांधी कांग्रेस में नेता बनेगा या यादव ही आरजेडी में बनेगा, हमारे तो कोई भी बन सकता है। तो ये आप अपनी बात कही तो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, देखिए ये परसेप्शन है, रियलिटी नहीं है। आप जब से कांग्रेस बनी है 1885 से लेकर के आज 2025 में, इतने साल में कितने प्रेसिडेंट हुए हैं और किस फैमिली से हुए। दूसरा कि कांग्रेस अगर इतनी बेईमान होती तो हमारा और आपका वोट बराबर नहीं होता। हम कहते हैं कि नेहरू जी अगर सचमुच बेईमान होते तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि मोदी जी ने चाय बेची है, गैस के नाली के गैस से उन्होंने चाय बनाई है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो नेहरू जी अगर बेईमान होते तो क्या मोदी जी प्रधानमंत्री हो पाते? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको पार्टीजन तरीके से नहीं देखा जाए। ये सिर्फ राजनीतिक तूतू मैमे का प्रश्न नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है। हर भारतीय जो ये महसूस करता है कि मैं नागरिक हूं, मैं प्रजा नहीं हूं, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, चालाकी से नागरिकों के दिमाग में एक शब्द डाला गया, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र नहीं, प्रजातंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। अगर आप लोकतंत्र को प्रजातंत्र बोलेंगे, अगर आप लोगों को प्रजा बनाएंगे तो कोई ना कोई राजा भी होगा। आज क्या वजह है मुझे बता दीजिए कि बालू की चोरी हो रही है आंख के सामने, एक नागरिक यह समझता है कि यह उसका बालू है, यह देश की संपत्ति है, वो लूटा जा रहा है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। आपके ही पत्रकार जो ग्राउंड पे काम करते हैं अपने जिलों के, उनसे पूछ लीजिए कि माफियाओं के खिलाफ बोलने में डर लगता है। चाहे वो शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, चाहे वो डीएम की ऑफिस में दलाली करता हो, चाहे वो ब्लॉक में दलाली करता हो, उसके खिलाफ एक शब्द बोलने में डर लगता है। वो सरेआम जो है लूट हो रही है, और एक नेक्सस जो है इस देश में बन चुका है जो नागरिकों को उनके नागरिक होने का एहसास छीन रहा है। क्या वजह है कि जो है हम इस देश की सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते हैं? आप प्रश्न पूछेंगे तो जो है आपका ऐड बंद कर दिया जाएगा। आपको मालूम है कि ग्राउंड पे रियलिटी क्या है, लेकिन आप सरकार के खिलाफ प्रश्न पूछेंगे, आपका ऐड बंद कर देगा। आपका ऐड बंद कर देगा तो आप अपने जर्नलिस्टों को जो है पेमेंट कहां से करेंगे, उनको सैलरी कहां से देंगे? उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो वो अपने वॉशिंग मशीन का जो है ईएमआई कहां से भरेंगे? इसीलिए जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम के खिलाफ बड़ी मुखरता से हर नागरिक को अपनी जिम्मेवारी लेकर के आवाज उठानी पड़ेगी। और वोट चोरी का सवाल हमारे लिए चुनावी हार जीत का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र को बेचने और ये लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। और ये लड़ाई बेचने और बचाने वालों के साथ है, और हम बचाने वालों के साथ खड़े। नहीं तो ये जो यात्रा आपने इतनी मेहनत करके निकाली, इतने 16 दिन यात्रा हुई, 23 जिलों में गई, और एक गाली दे दी प्रधानमंत्री को। इस पर कल प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि हमारा अपमान हुआ है, बिहार की हर माँ बेटी का अपमान हुआ है। देखा होगा आपने, कल उन्होंने बयान दिया। तो कल बिहार बंद बुलाया गया है। तो ये नहीं लगता कि ये इतना मेहनत आप लोगों ने किया, एक बात को लेकर वो ले उड़े? अच्छा, वो तो जो चाहेंगे वो कर लेंगे। अव्वल तो वो उन्होंने खुद ही कहा है कि वो इंसान नहीं है, अवतार हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो जब आप कहते हैं कि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं तो आप खुद ही अपने माता पिता के अस्तित्व को इनकार कर रहे हैं। हम तो बायोलॉजिकल हैं, आप भी बायोलॉजिकल ही होंगे, है ना? आपके माँ बाप हैं। नॉन बायोलॉजिकल अगर कोई कहे अपने आप को तो वो सबसे पहले तो अपनी माता पिता का अपमान स्वयं कर रहे हैं। दूसरा कि गाली गलौज गलत बात है, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाली गलौज की संस्कृति इस देश में प्रधानमंत्री स्वयं लेकर के आए हैं। आप अपनी महिला पत्रकारों से पूछ लीजिएगा इस प्रोग्राम के बाद कि उनको ट्विटर पे जो लोग गाली बकते हैं आपको और हमको, उसको प्रधानमंत्री खुद फॉलो करते हैं, गाली बकने वालों को। उसके बाद जब चुनाव आता है तो अपोजिशन के नेताओं के लिए जो है गाली जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये गाली गलौज की संस्कृति कौन लेकर के आया? अब चलिए मान लेते हैं कि उनके आरोप में सच्चाई है। मुझे 3 प्रश्न का जवाब दीजिए। मैं सबसे पूछ रहा हूं, आपसे भी पूछ रहा हूं, कौन सी गाली दी गई, किसने दी, किस कांग्रेस नेता की मौजूदगी में दी गई? ये 3 सवाल का जवाब दे दीजिए। कौन सी गाली दी गई? नहीं, वो तो मैं नेचुरली वो शब्दों का यहाँ प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। तो जिस शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसमें बिहार बंद कर रहे हैं। जिस शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है उस पर बिहार क्यों बंद कर रहे हैं? आपके मंच से तो हुआ ना, मतलब जो आपका जो किसने दी? चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं, किसने दी? जो कार्यकर्ता थे,
नावेद कांग्रेस के कार्यकर्ता थे? जी नहीं थे। नहीं पुलिस ने अरेस्ट किया है, जी। तो फिर कांग्रेस क्यों माफी मांगे? और तीसरा सवाल, कौन कांग्रेस का नेता वहां मौजूद था? हम मौजूद थे। हमारे पार्टी के कौन से नेता मौजूद थे? खड़गे जी मौजूद थे, राहुल जी मौजूद थे, कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे, लीडर ऑफ अपोजिशन मौजूद थे, जिला अध्यक्ष मौजूद था। कह रहे हैं कि हाथ में झंडा था, तो झंडा गाली देता है? हम आपके हाथ में जो है भाजपा का झंडा दे देते हैं, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री को गाली दे दीजिए, उसको हम कहें कि अमित शाह माफी मांगे। ये तो कुतर्क है ना, आप कुतर्क कर रहे हैं। और मान लीजिए कि गाली किसी ने दे दी, गाली देना गलत बात है, बात खत्म हो गई। हमको तो लगता है कि बीजेपी के लोग बार बार उस गाली का वीडियो लगा करके, वो तो एक बार गाली बका, ये 1000 बार गाली बक रहे हैं। और दूसरी बात, प्रधानमंत्री आकर के क्या कह रहे हैं? मेरी मां को गाली दे दिया इसलिए हमको वोट दे दीजिए, यही कह रहे हैं ना? क्यों इसको मुद्दा बना रहे हैं? मेरी मां को गाली दे दिया इसलिए हमको वोट दे दीजिए। अरे जब पहली बार आप चुनाव लड़ रहे थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो आप बोले कि हमको वोट दे दीजिए, आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा देंगे। आप हमको वोट दे दीजिए, आपको 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। आप जो है हमको वोट दे दीजिए, हम स्विस बैंक से सारा काला धन लेकर के आ जाएंगे। आप हमको वोट दे दीजिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार रुक जाएगा। आप हमको वोट दे दीजिए, 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। आप हमको वोट दे दीजिए, किसानों को उनके फसल का दाम दोगुना कर देंगे, उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। इसमें से जब कुछ नहीं किए हैं, तो अब 20 साल एनडीए का राज चलाने के बाद बिहार में कह रहे हैं कि हमको गाली दे दिया है इसलिए हमको वोट दे दीजिए। ये कोई बात होता है? आप मुझे बताइए कि इसमें कोई मुद्दा है? और इसीलिए हम पूछते हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, किसी भी पत्रकार से पूछते हैं, जो शब्द आप बोल नहीं सकते हैं उस पर बहस क्यों कर रहे हैं? जो गलत है सो गलत है। तो माफी मांगने में क्या हर्ज है कांग्रेस पार्टी? अच्छा, गाली आप बकिए, माफी हम मांग लें? नहीं तो गाली, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो अगर मंच पे हुआ आपके, मान लीजिए आपका कोई नेता नहीं था। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, प्रधानमंत्री जी को बुला दीजिए, प्रधानमंत्री जी अपने द्वारा बके हुए गाली के लिए माफी मांग ले, मैं उनके सामने लेट करके माफी मांग लूंगा। प्रधानमंत्री जो खुद बोले हैं उसके लिए एक बार छोड़िए, माफी तो क्या ही मांगेंगे वो। माफी मांगने के लिए भी इंसान के अंदर इंसानियत होना जरूरी होता है, दिल होना जरूरी होता है, भावना जरूरी होता है। जो इंसान 24 घंटा एक्टिंग कर रहा हो वो तो क्या ही माफी मांगेंगे किसी से। वो बस इतना कर दें कि जिन गालीबाजों को वो ट्विटर पे फॉलो करते हैं ना, उसको आज अनफॉलो कर दें, तब न समझेंगे कि आप कोई संस्कृति के खिलाफ हैं। देखिए, कथनी और करनी में जो फर्क रखेंगे ना, तो जनता का विश्वास राजनीति से उठता जाएगा। यही वजह है, इनके जैसे लोगों के चलते ही आज नेता शब्द ही गाली बन गया है। आप जाइए अपने घर में जो है सही सवाल बोलिए तो आपकी मां ही कह देंगी ज्यादा नेतागिरी मत करो ना, कहते हैं ना। और आप पसंद करेंगे कि नेता आपके घर में आए, आपके डाइनिंग हॉल में आप उसको ले जाना चाहेंगे? इस देश की राजनीति पे और नेताओं पे इतना भरोसा बचा है? नेता बनने का तो क्वालिटी यही है, गाली बकिए, मर्डर कराइए, चोरी कीजिए, बलात्कार कीजिए, भ्रष्टाचार कीजिए। कितना साल जो है आप बेईमानी किए हैं, कितना जो है देश की संपत्ति लूटे हैं। और हम बोल रहे हैं, आप महाराष्ट्र से हैं ना जी, गडकरी जी बोले हैं ना कि जो जितना बड़ा झूठा होगा वो उतने पोस्ट पे होगा, तो माफी मंगवा लीजिए गडकरी जी से। तो हम थोड़ी बोल रहे हैं, ये तो गडकरी जी बोले हैं। तो जो नारा दिया आप लोगों ने, वोट चोर गद्दी चोर, पूरी यात्रा के दौरान, तो लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी को चुनाव तो नीतीश जी का हो रहा है, मोदी जी का आप गद्दी से उतारने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा मजेदार बात है। छोटा सा एक कहानी है। एक बार एक इंसान जो है ना कह रहा था कि प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री बहुत बदमाश है, प्रधानमंत्री बहुत लफंगा है। तो पुलिस आया, बोले प्रधानमंत्री को क्यों ऐसे बोल रहे हो? तो बोला हम भारत के प्रधानमंत्री को थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। तो पुलिस जानते हैं क्या बोला? पुलिस बोला हमको नहीं पता है कि तुम कहां के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हो, हम तो किसी का नाम ही नहीं ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। जो चुरा रहा है वो गद्दी छोड़ दे, चोर की दाढ़ी में तिनका। और ये चुनाव के बारे में जहां तक बिहार चुनाव का सवाल है, आज ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके माध्यम से बिहार को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जय शाह का डैडी का प्लान ये है कि एनडीए के नाम पे वोट लिया जाए, फोटो नीतीश जी का लगाया जाए, और जो ही चुनाव हो जाए, मान लीजिए अगर उनको बहुमत हो जाए, तो नीतीश जी का सिंदे करने का प्लान है कि वोट लेंगे नीतीश जी का फोटो लगा करके। और यही बीजेपी का लोग कहेगा
कि नीतीश जी तो ठीक नहीं है ना, बीमार हो गए हैं ना, इसीलिए जो है जेडीयू उप मुख्यमंत्री बन जाएगा और भाजपा पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्लान कर रहा है। और बीजेपी ने सेम काम उत्तर प्रदेश में किया, सपा बसपा दोनों को बारी बारी से इस्तेमाल किया, एक एक करके रास्ते से हटाया, और जो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हो पाया था, फुल फ्लेजेड जो है बहुमत के साथ अपना मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना लिया। ये सपना जो है उनका बिहार में भी है। मैं एक बड़े अच्छे से पत्रकार सामने बैठे हुए हैं, उनका किताब पढ़ा हूं, जेपी से बीजेपी, संतोष जी, जेपी से बीजेपी संतोष जी लिखे हैं, और यही बीजेपी का प्लान है कि कैसे बिहार जो एक समाजवादी आंदोलनों की भूमि रही है, बिहार जो स्वतंत्रता आंदोलन की भूमि रही है, बिहार जो गांधी बुद्ध और महावीर की भूमि रही है, बिहार जो गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि रही है, उस भूमि पे कैसे जो है गोडसेवादी सरकार बना दिया जाए, ये बीजेपी का प्लान है। नहीं तो जो संतोष जी की किताब का आप जिक्र कर रहे हैं जी, तो उसमें यह भी लिखा है कि कांग्रेस ने जो गलती की उसके कारण ही जो है समाजवादी आंदोलन को जगह मिली, जो सवर्ण लोगों ने जगह नहीं छोड़ी पिछड़े वर्ग के लिए। अच्छा, कोई गलती इतिहास में जाकर के ठीक नहीं होता है, नहीं, मैं गलती से सीख ली जाती है और आगे बढ़ा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम जी हैं, और हम भागीदारी के सवाल पर सीरियस हैं। अब जो गलती हम नहीं किए हैं, या मान लीजिए कि हम भी जो गलती इतिहास में कर चुके हैं, पास्ट का तो एक बड़ा मजेदार चीज होता है ना, पास्ट में जो है आप रह नहीं सकते हैं और पास्ट को आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन पास्ट की गलती को छोड़ करके उससे सीख करके ही फ्यूचर में आगे बढ़ा जा सकता है। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई सो बात गई, माना कि बेहद प्यारा था, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। और आगे बिहार का सवाल ये है सर कि पढ़ाई के लिए, कमाई के लिए, दवाई के लिए, हर चीज के लिए बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ता है। हम इसीलिए कहते हैं कि आपकी गलती बाद में है, कि महाराष्ट्र में अगर मुझे गाली दी जाती है तो आपकी गलती बाद में है मिलिंद साहब। हमारी गलती पहले है कि हमको हमारी भूमि पे, जो बुद्ध की भूमि है, जहां 1907 में यूनिवर्सिटी बन गई, जहां नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ता है। ये हमारी गलती है कि हमको काम करने के लिए पंजाब जाना पड़ता है। ये हमारी गलती है कि इलाज कराने के लिए पटना में भी एम्स है और दिल्ली में भी एम्स है, हमको दिल्ली जाना पड़ता है। ये हमारी गलती पहले है। अगर हमको हमारे ही घर में रोजी रोजगार सम्मान मिले, अगर हमको हमारे ही घर में अच्छी शिक्षा मिले, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, भागीदारी मिले, तो कौन अपना घर छोड़ करके बाहर जाना चाहता है? ये हमारा दुर्भाग्य ही है ना कि भिखारी ठाकुर साहब, जिनको शेक्सपियर कहा जाता है भोजपुरी का, वो भी जो है विदेशिया लिख रहे थे, और आज भी जो है वो विदेशिया और वो विरह जो है हमारे लोगों की सच्चाई बनी हुई है। अरे हिंदी सिनेमा में वो गाना बनना बंद हो गया, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, लेकिन हमारे यहाँ आज भी वो गाना गाया जा रहा है, सैया गए कलकत्ता ये सजनिया। हम आज भी कलकत्ता जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। तो ये हमारा सवाल है। बिहार जहां की आबादी लगभग 14 करोड़ है, बिहार जिसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है, आप भी अगर हिंदू धर्म के हिसाब से मोक्ष लेना चाहते हैं तो आपका भी पिंडदान गया में ही होगा। तो जो मोक्ष की भूमि है, मोक्ष की भूमि है, जो ज्ञान की भूमि है, वहां के लोगों को पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, दवाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। और हम कहते हैं कि ये कितना आसान है जिसको ठीक किया जा सकता है, कि जब बिहार के टीचर को, बिहारी स्टूडेंट को कोटा में पढ़ाना है तो वो पटना में भी पढ़ सकते हैं। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो जयपुर होने की बजाय, वो भोपाल होने की बजाय, ग्वालियर होने की बजाय, वो जो है नागपुर और पुणे होने के बजाय वो पूर्णिया हो सकता है, मुजफ्फरपुर हो सकता है, कटिहार हो सकता है, किशनगंज हो सकता है। यहाँ का टीचर, यहाँ का स्टूडेंट, यहाँ का इंजीनियरिंग कॉलेज यहीं पढ़ करके जब अमेरिका की ही नौकरी करनी है तो गुड़गांव में करने की बजाय जो है मुजफ्फरपुर में भी कर सकते हैं। क्या दिक्कत है इसमें? जब टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है कि आज तक जैसे चैनल को भी बिहार तक बनाना पड़ा है, एक्सक्लूसिव जो है एक स्पेस बनाना पड़ा है, और आप भी पटना में आकर के कॉन्क्लेव कर रहे हैं, तो जो है रोजगार यहाँ क्यों नहीं पैदा हो सकता है? यहाँ पे कॉल सेंटर क्यों नहीं खुल सकते हैं? यहाँ पे फैक्ट्रियां क्यों नहीं लग सकती है? यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन सकते हैं? पॉलिटिकल विल का जरूरत है, और पॉलिटिकल विल तभी आएगा जब उस मानसिकता से हमको निजात मिलेगी कि प्रधानमंत्री जाते हैं गुजरात में तो फैक्ट्री घूमते हैं, और यहां आते हैं तो कहते हैं कि मजदूरों के लिए एक नया ट्रेन शुरू कर रहे हैं। इस मानसिकता से हमको अब जो है ना निजात की जरूरत है, इस मानसिकता से हमको आजादी की जरूरत है। नहीं तो ये आप बार बार कहते हैं कि जय शाह के डैडी की बात आप बार बार ले आते हैं उनको, लेकिन ये बात भी तो फिर सही है कि राहुल गांधी भी अपने पिताजी के कारण है, तेजस्वी यादव भी अपने पिताजी के कारण है। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं, परिवारवाद यदि गलत है तो सबका गलत है।
नहीं, आप अपना बनाइए ना, आप उनका बोलते रहते कि उनका परिवारवाद जो है नहीं, ये परिवारवाद का आरोप भाजपा का है, हम बस उनको आईना दिखा रहे हैं। नहीं, पर परिवारवाद ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, परिवारवाद, एक बात बताइए कि लोकतंत्र में चाहे आप किसी का भी बाल बच्चा हो, चुनाव तो जीतना पड़ेगा ना। नेहरू जी तो चुनाव जीत करके देश का प्रधानमंत्री बने ना, बिना चुनाव जीते तो नहीं बने। मोदी जी भी चुनाव जीत करके प्रधानमंत्री बने हैं। तो परिवारवाद गलत है, मान लीजिए ऑप्शन 1 परिवारवाद गलत है, तो गलत है तो फिर सबके लिए गलत है। गलत है तो मीडिया के लिए भी गलत है, सिनेमा के लिए भी गलत है, क्रिकेट के लिए भी गलत है, नौकरी के लिए भी गलत है, इंडस्ट्री के लिए भी गलत है, पॉलिटिक्स के लिए भी गलत है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पॉलिटिक्स में हम परिवारवाद को क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद जो सारे जो है परिवारवादी जो बच्चे बॉलीवुड से आए हैं उनसे सेल्फी खिंचाएंगे, सेल्फी विद प्रधानमंत्री, वहां उनको परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है। अनुराग ठाकुर को जो बगल में बिठाते हैं तो परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है। पंकज सिंह को जो बगल में बिठाते हैं तो परिवारवाद नजर नहीं आ रहा है। कर्नाटका में जो है बोमई को जब मुख्यमंत्री बनाया तब परिवारवाद नजर नहीं आया। मेरा तो सवाल ही यही है कि पूरा का पूरा देश जो है वो परिवारवाद की गिरफ्त में है। तो मेरा ये कहना है कि परिवारवाद के नाम पर संघ परिवारवाद की साजिश हम समझते हैं, इसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। आप होशियारी कीजिएगा कि भेड़िया जो है मुंह में घास लेकर के चाहता है कि भेड़ों का वोट ले ले, तो ये कहानी जो है नहीं होने वाली है। परिवारवाद गलत है तो गलत है, फिर सबके लिए गलत है। इसीलिए चूंकि वो बार बार नेहरू को याद करते हैं ना, तो हम जया साहब को बार बार याद कर लेते हैं ताकि परिवारवाद का बैलेंस बना रहे। अच्छा, उसके पप्पा हैं कि नहीं है? हाँ। गलत फैक्ट तो नहीं बोलते नहीं, तो हैं। मैं जो तेजस्वी या राहुल गांधी के बारे में बोलूं वो भी तो फैक्ट ही है ना। तो हम भी तो कह रहे, आप भी फैक्ट बोलिए, हम भी फैक्ट बोलते हैं। ठीक। और देखते हैं मिर्ची किसको लगती है। ये जो यात्रा समाप्त हुई जब पटना में, अब यात्रा पे लौटते हैं हम लोग, तो ये हुआ कि भाई आरजेडी ने बहिष्कार कर दिया या साथ नहीं दिया, नाराजगी थी इसलिए भीड़ नहीं हुई गांधी मैदान में। कहां पे? गांधी मैदान में जब समापन हुआ, पप्पू यादव ने भी आरोप लगाया कि भाई आरजेडी ने हाथ खींच लिया इसलिए भीड़ नहीं हुई पटना में। पूरे रास्ते भर में तो थी, लेकिन जब पटना में यात्रा आई तो भीड़ कम हो गई। अब इस पे हम क्या कहें? अनिकेत, आपका रिपोर्टर है, वही बताएगा। भाई भीड़ नहीं था, बताइए। जो लोग थे उस दिन रिपोर्ट कवर कर रहे थे उनसे पूछिए। अरे पप्पू यादव ने यह आरोप लगाया है कि भाई भीड़ कम हुई क्योंकि उन्होंने भेजा नहीं अपना, लोग हाथ खींच लिया। ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भीड़ कम नहीं थी। और अव्वल में बता दूं कि वो सिर्फ भीड़ नहीं थी, बड़े सजग, राजनीतिक रूप से परिपक्व बिहार की जनता जो रात में ही ट्रेन पकड़ करके, बस पकड़ करके आ गए थे अपना सतुआल का पोटली लेकर के। अच्छा, वो भीड़ नहीं थी। बिहार के लोग बखूबी ये समझते हैं। और किसी चाय दुकान पे आप बैठ जाइए, और या तो यहाँ पटना में महेंद्रू है, चले जाइएगा, किसी को कहिएगा जरूर घूमने जाइएगा, बहुत सारे वहां पे कोचिंग संस्थान है, स्टूडेंट है, कोई हॉस्टल चले जाइएगा, कोई चाय दुकान पे चले जाइए यूनिवर्सिटी एरिया में, वहां कोई भी स्टूडेंट चाहे वो भाजपा का भी सपोर्टर क्यों नहीं हो, वो आज एक बात कह रहा है कि देखो एक बात तो सच है, भाजपा नौकरी छीनती है और कांग्रेस नौकरी देती है, ये सच्चाई है। और किसी भी चाय दुकान पे चले जाइए, हर कोई कह रहा है कि देखो बात जो भी हो, वोट जिसको भी दें, लेकिन लग तो रहा है कि दाल में कुछ न कुछ काला है, कुछ घपला तो हो रहा है। ये बात बिहार के गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। तो ये तो कहीं न कहीं ऐसा भी कि आप हार के लिए पहले से ही अपना बहाना तैयार रख रहे कि वोट चोरी हो गई इसलिए चुनाव हार गए। नहीं, बहाना ही बनाना होता तो फिर तो जो है बहुत साल से लोग ईवीएम का नाम ले रहे थे। तो अब गोल पोस्ट चेंज कर दिया ना, पहले ईवीएम था, हम नहीं ले रहे थे। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो कहती थी। नहीं, कांग्रेस पार्टी भी नहीं ले रही। नहीं, कांग्रेस पार्टी ईवीएम के लिए कहती थी कि ईवीएम में घपला हो रहा है। नहीं, देखिए, पहली बार हमने कॉन्क्रीट और सबूत के साथ जो है चुनाव आयोग के सामने कुछ प्रश्न रखे हैं। ये तो लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, लेकिन क्या गड़बड़ी हो रही है वो उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। और इस बात को मैं ऐसे रखता हूं, मैं 2 चुनाव हार चुका हूं, और मेरा कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए चुनाव हारने के बाद मैंने कहा हो कि ईवीएम के चलते हार गए, लेकिन लगता था कि कुछ गड़बड़ी है, वो समझने का प्रयास कर रहे थे। और कई सारे जो पुराने साथी हैं, जो पटना के पत्रकार हैं, उनको मैं ये बोल चुका हूं ऑफ द रिकॉर्ड कि देखिए मशीन में गड़बड़ है कि नहीं है ये नहीं मालूम, लेकिन मशीनरी में तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है। नहीं तो अमित शाह इतना कॉन्फिडेंस से पार्लियामेंट में कैसे कह सकते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे? 5 मिनट के बाद क्या होगा मालूम नहीं है, 10 मिनट के बाद आपके साथ क्या होगा मालूम नहीं है, जीवन में क्या होगा इतना जो है आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? और दूसरा देखिए चोर कैसे हैं मैं आपको बताता हूं। अभी एक अध्यादेश लेकर के आए, अध्यादेश में इन्होंने कहा कि सीएम और पीएम को भी कोई
कोई जो है उनको सैनिटाइजेशन नहीं मिलेगा, वो कानून से ऊपर नहीं है। 30 दिन अगर जेल में रहेंगे तो उनको पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इनके इसी बात को मान लें तो यह सुरक्षा जो है चुनाव आयुक्त को क्यों दिया गया है? उसी संसद में यह कानून क्यों पास किया गया कि चुनाव आयुक्त के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है? बड़ा गजब बात है। प्रधानमंत्री पे कार्रवाई हो सकती है, सीएम पे कार्रवाई हो सकती है, चुनाव आयुक्त पे कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती है? चुनाव आयुक्त पे इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकती है कि चुनाव आयुक्त को एक मैसेज दे रहे हैं, बेईमानी करो, हम तुम्हारे साथ हैं, देख लेंगे। ये बड़ा जो है ना सिंपल सवाल है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी किया, सबूत रखा। अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सबूत रखा। इनसे कह रहे हैं एफिडेविट दीजिए और उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लव लेटर ही मांग लेते चुनाव आयोग। आई लव यू देखा दीजिए। चुनाव आयोग रोज जो है एक अपना प्रेस रिलीज जारी करता है कि जो जितना आपको आपत्ति दर्ज करवाना चाहिए आप लोग अब तक कर ही नहीं रहे हैं और आप शोर मचा रहे हैं। आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो कह रहे हैं कि फॉर्मेट में नहीं है। तो फॉर्मेट में दीजिए। वही बात है ना, आपने तय ही कर लिया है सर कि सुतवे करेंगे, नींद नहीं आएगा तब भी आंख बंद करते रहेंगे। कितना भी हिलाएंगे डुलाएंगे आप उठिएगा। सोए इंसान को जगाया जा सकता है, जागा हुआ इंसान जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाया जा सकता है? जब मुख्य चुनाव आयुक्त की बनने की प्रक्रिया ही बदल दी गई है कि उसमें जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होंगे, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक और जो है गृह मंत्री होंगे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, 3 में 2 साथ रहेंगे तो हमेशा उन्हीं का बहुमत रहेगा। ये पूरा का पूरा जो सेटिंग प्लॉटिंग है उसको आप शुरू से देखिए। ये सिर्फ महादेवपुरा में वोटर लिस्ट से जो 1 लाख वोटर की गड़बड़ी दिखा रहे हैं वो तो परिणाम है। आप इसके कारणों को देखिए कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को बनाने की प्रक्रिया बदली गई, कैसे जो है उसको कानूनी सुरक्षा दी गई कि उस पर कानून कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, कैसे जो है उसकी कार्रवाइयों में पारदर्शिता नहीं है। कहते हैं कि न पक्ष है न विपक्ष है, सब समकक्ष है। प्रभु आप निष्पक्ष होइए, प्रभु आपको निष्पक्ष होने की जरूरत है। उसमें क्या कह रहे हैं कि डेटा देना चाहिए क्या? क्या कौन से आपके बेडरूम का डेटा मांग रहे हैं भैया? बूथ का डेटा मांग रहे हैं। जो रिकॉर्ड किया गया है वो तो सबूत के लिए ही रिकॉर्ड किया गया है ना। आप जो है लोगों का सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि आप वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वोटिंग ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अपोजिशन उसको मांग रही तो कह रही है कि बहन बेटियों का डेटा देना चाहिए क्या? इसमें बेईमानी नहीं है, इस बात में साफ बेईमानी दिख रही है। 45 दिन तक तो रखेंगे ना वो उसको, 45 दिन तक तो रखेंगे जब तक आप उसको चुनाव आयोग माथा पे रखना है क्या चुनाव नहीं? मैं कह रहा हूँ 45 दिन तक आप जब अपील कर सकते हैं। आजकल तो देखिए दूध टीवी का जो है ना पेन ड्राइव आ गया है। कौन सा जो है उसके लिए बड़ा सा स्टोर रूम लेना पड़ेगा डेटा को रखने के लिए। डिजिटल डेटा को हसबो करेगा लोग, पता है आपको? 4.5 लाख इंजीनियर पैदा होता है भारत में हर साल, जो थोड़ा सा एआई समझ रहा है, डेटा समझ रहा है। आजकल डेटा रखने के लिए कौन सा उनको माथा पे लेकर के घूमना था ज्ञानेश गुप्ता जी को? बोरा में पेपर तो नहीं अब भर करके लेके घूमना है ना, कोई बड़ा सा उसके लिए वेयर हाउस तो लेने की जरूरत नहीं है। एक पेन ड्राइव में सारा डेटा आ जाता है। एक टीवी का जो है पेन ड्राइव आना शुरू हो गया है, तो जो है उनको डेटा रखने में 45 दिन को जाए 90 दिन रख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? इसमें क्या दिक्कत है? ये जो पूरा का पूरा चीज हो रहा है, ठीक है। और देखिए सवाल उठा रहे हैं वोट चोरी का, और भाजपा बिहार बंद कर रही है कि मेरी मां को गाली दिया है। खेल नहीं समझ रहे हैं। खेल यही है कि इस देश के लोगों को उनके वास्तविक सवालों से गुमराह किया जाए। और मैं बार बार कहता हूं, अंग्रेज के खिलाफ ये लड़े होते ना तो ये अंग्रेजों की चालाकी सीखे नहीं होते, क्योंकि अंग्रेजों के साथ खड़े थे ना, कोई स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। नहीं, मैं उसको कारण बताता हूं कि अंग्रेज करते थे फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल। ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। हर 10 दिन 15 दिन में हेडलाइन बदल देते हैं, मुद्दा बदल देते हैं, और जो असली सवाल है इस देश में जो हो रहा है उसको गायब कर देते हैं। मन करेगा 16 लाख करोड़ जो है इस देश के बड़े धन कुबेरों का माफ कर देंगे। मन करेगा तो इस देश का पोर्ट एयरपोर्ट जो है अपने दोस्त को जो है गिफ्ट कर देंगे, रिटर्न गिफ्ट। मैं तुम्हारा चार्टर लूंगा, बदले में तुमको एयरपोर्ट दूंगा। ये जो खेल चल रहा है, इस खेल में चुनाव आयोग जैसी संस्था के ऊपर यह जिम्मेवारी है कि वो संवैधानिक जिम्मेवारी समझे। वो किसी सरकार के लिए नहीं है, वो संविधान के लिए हैं, देश के लिए हैं। उनके द्वारा कार्रवाई पर इस देश का
भविष्य टिका हुआ है, इस देश का लोकतंत्र टिका हुआ है, और उनको अपने काम से यह साबित करना पड़ेगा कि हम निष्पक्ष हैं, हम किसी तरफ नहीं है, न इस पार्टी न उस पार्टी की तरफ है। नहीं, चूंकि आपने कहा कि मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आज सुबह प्रशांत किशोर भी यहाँ आए थे, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भी कोई बिहार की चिंता नहीं, वो बिहार की बात नहीं करते, नरेंद्र मोदी भी बात नहीं करते। ये जो पूरा यात्रा निकाला है उसमें कोई बिहार की बात नहीं कर रहा है, मुद्दे को ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं, बिहार की कोई बात नहीं कर रहा है। अच्छा, वो व्यस्त आदमी है, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुने होंगे। मेरा निवेदन है कि जो लोग गेस्ट आपका कोऑर्डिनेट करते हैं ना, मेरा पीसी जो है प्रशांत जी को भेज दीजिएगा। हम लोग बिहार का ही बात कर रहे हैं और एक लाइन बोलते हैं, वोट चोरी से बनी हुई सरकार रोजी रोटी के सवाल को हल नहीं करेगी। वोट चोरी से बनी हुई सरकार गरीबी दूर नहीं करेगी। वोट चोरी से बनी हुई सरकार पेपर लीक करवाएगी, और जब पेपर लीक होगा, वोट चोरी होगा, तो नेताओं के बाल बच्चे तो सेट होंगे, लेकिन आम लोगों के बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो बिहार से ही जुड़ा हुआ सवाल है। वोट चोरी से बनी हुई सरकार ही पलायन करवाएगी, क्योंकि उसको क्या फर्क पड़ता है? उसको मालूम है कि पलायन होगा नहीं होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, किसानों को उनके फसल का दाम मिलेगा नहीं मिलेगा, मजदूरों को मजदूरी मिलेगी नहीं मिलेगी। वोट चोरी करके चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव हारने का डर होगा तभी तो नेता जो है, जनप्रतिनिधि जो है, जनता के लिए ईमानदारी से काम करेगा, नहीं तो क्यों काम करेगा? नहीं, तो चूंकि प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में, एक तीसरी पार्टी भी है, अब तक तो बाइपोलर एक तरह से राजनीति रहती रही है, तो उनकी राजनीति को नहीं, पिछली बार भी वो थे, चिराग पासवान जी थे। बिहार की राजनीति कभी भी बाइपोलर नहीं होती है, पॉलिटिकल स्टेट है। नहीं, तो चिराग पासवान की जगह इस बार प्रशांत किशोर है, तो वो आप लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे कि एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे, या वो तो दावा कर रहे हैं कि हम सरकारी बना लेंगे? नहीं, कौन सा इसमें हमारा जागीर है कि कोई लूट करके लेकर के चला जाएगा? ये कौन सी बात होती है? देखिए, चाइना तो है नहीं, ये भारत है। भारत जो है बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था में जो है, निर्दलीय को भी जब चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो वे अपना एक दल बनाए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और इसका कैलकुलेशन क्यों करना है कि किसका नुकसान पहुंचाएंगे? ये तो हम जनता के विवेक पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। जनता को फैसला लेने दीजिए कि बतौर नागरिक वो तय करें कि उनके लिए कौन ईमानदारी से काम कर सकता है। इस पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारा जागीर है, खेत है, वो लूट करके ले जाएगा तो वो लूट लेकर के ले जाएगा। अरे फेयर मुकाबला हो, लोग अपने अपने मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाएं, जिनके प्रति विश्वसनीयता होगी, जिनका काम करने का रिकॉर्ड होगा, जो काम कर सकते हैं, ऐसा भरोसा जो दिला पाएंगे बिहार की जनता, उनको वोट देंगी। जिनको मैंडेट मिलेगा वो प्रधानमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने, नॉर्मल प्रोसेस है। हम इसको इस तरीके से जो है WWF का मैच क्यों बनाते हैं? इसकी जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में कभी भी बाइपोलर इलेक्शन नहीं होता है। तो यहां देखिए, सिंपल हिसाब है सर। आप वार्ड पार्षद बनिएगा, आपको मुखिया बनना है, मुखिया बनिएगा, सरपंच बनना है, सरपंच बनिएगा, जिला परिषद बनना है, जिला परिषद बनिएगा, विधायक बनना है, विधायक बन जाइएगा, मंत्री बनिएगा। हर मंत्री सोचता है कि वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, और बिहार का मुख्यमंत्री तो कम से कम इतना सपना जरूर देखता है कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। यही इतिहास है। लेकिन आप जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का कांग्रेस उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रही? अब तो वो खुद ही, उन्होंने यात्रा में उनको कहना पड़ा, राहुल गांधी को सवाल पूछा तब भी उन्होंने सवाल टाल दिया। सर, इंडिया ब्लॉक है, कांग्रेस पार्टी भी उसमें एक पार्टी है, और भी पार्टियां हैं उसमें। उसका नॉर्मल प्रोसेस है कि सारी पार्टियां, सारे घटक दल साथ में बैठेंगे और जो है नाम अनाउंस कर देंगे। नहीं, तो उसमें कांग्रेस ही अड़ंगा डाल रही, क्योंकि बाकी सब लोग तो राजी है कि तेजस्वी को बनाना चाहिए। हम पब्लिकली कह चुके हैं, CPML भी कह चुका है, VIP पार्टी भी कह चुकी, कांग्रेस पार्टी के मुंह से ही नहीं निकल रहा है तेजस्वी का नाम। ये चिंता की बात ही नहीं है सर। अरे तो जनता जानना चाहती है ना, जैसे उन्होंने कह दिया कि नीतीश जी हमारा मुख्यमंत्री है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि हम लोग जनता के बीच में नहीं है? ये तो आप बता क्यों नहीं रहे हो? लेकिन बता इसलिए नहीं रहे हैं कि जब समय आएगा तो बता दिया जाएगा। नहीं, तो सरकार अगर बनेगी तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ऑब्वियसली जो है इंडिया ब्लॉक का मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी बनेंगे जरूरी नहीं है। क्यों नहीं बनेंगे? तो आप बता नहीं रहे, नाम लेने में क्या हर्ज है? फिर हम ये कह रहे हैं ना कि जब समय आएगा तो बता दिया जाएगा। इसमें कोई संकट नहीं है। इस पूरी यात्रा के दौरान जो एक सबसे जरूरी चीज हर पॉलिटिकल व्यक्ति को दिखा, वो था इंडिया ब्लॉक की यूनिटी। हमारे यहां कोई जो है उठापटक नहीं है। उठापटक देखना है तो एनडीए की मीटिंगों में जाकर के दिखी, जब वो तेजस्वी जी को मन से कहना पड़ा कि डुप्लीकेट मंत्री चाहिए कि मुख्यमंत्री चाहिए कि ओरिजिनल चाहिए, तो वो तो अपना लोगों से उनको बुलवाना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए, फिर भी राहुल जी ने नहीं कहा कि भाई मुख्यमंत्री तेजस्वी को होना चाहिए। अब देखिए क्या है ना कि ये जो मेरी आंखों की खूबसूरती है, ये तुम्हारा किया धड़ा है, समझ रहे हैं? तो वो क्या कह रहे हैं और आप क्या मतलब निकाल रहे हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन घटक दल का सदस्य होने के नाते मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया ब्लॉक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। न सीट का कंफ्यूजन है, न पोस्ट का कंफ्यूजन है।
समय आने पर आपको सीट शेयरिंग भी पता चल जाएगा और आपको पोस्ट के बारे में पता चल जाएगा। ना कोई झगड़ा है, ना कोई लड़ाई। समय कब आएगा? समय आ जाएगा। अभी तो चुनाव आयोग ही जो है आचार संहिता नहीं घोषित कर पा रही है। आप ज्ञानेश जी से पूछिए कि बिहार में आचार संहिता कब लगेगी। अभी तक जो है चुनाव का शेड्यूल ही नहीं आया है। हम लोग तो तैयार हैं सर। कन्हैया जी, कुछ और प्रश्न जो है हमारे साथी पूछेंगे। मनीष जी, सुजीत जी, आप लोग सवाल पूछेंगे तो माइक दे दो, माइक दे दो, ये दे दो। अच्छा, मुझे जवाब दे दो। ये एक सवाल है कि ये जो वोट चोरी के मुद्दे पर 15 दिनों की यात्रा निकाली गई, इसका फलाफल क्या निकला? क्या इससे कोई एडिशन हुआ? क्योंकि जो भी आए वो आपके समर्थक आए, कोई ऐसा तो नहीं है कि एनडीए के लोग आपसे जुड़े। तो जो आप ये पूरा जो यात्रा था वो आपके अपने जो नहीं हो सकता है प्रधानमंत्री जी को जो गाली देके भागा है वो एनडीए का समर्थक हो, ऐसा नहीं है। एक के बारे में तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ। जी पूछिए प्लीज। इसका आपको लगता है कि चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपको इसका कोई लाभ मिलेगा? देखिए, ये हमारा उद्देश्य नहीं था कि हमको विधानसभा चुनाव में ही इसका लाभ मिल जाए मुख्य रूप से, लेकिन इस यात्रा से कम 3 हासिल है। पहला, बिहार के गांव-गांव में यह बात पहुंची है कि चुनावी मशीनरी में कुछ ना कुछ दिक्कत है और वोट चोरी हो रहा है। दूसरा, बतौर गठबंधन हमारे खिलाफ जो तरह तरह का नैरेटिव मीडिया और सोशल मीडिया में चलाया जाता था कि लड़ाई है, झगड़ा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से यूनाइटेड है। और तीसरा कि एसआईआर का सवाल बिहार से जुड़ा हुआ सवाल है। ये बिहार में शुरू किए हैं वोट चोरी के सवाल को गुमराह करने का जो अटेम्प्ट है इनका, उसको जनता ने अपने प्रेजेंस से इनको कई चीजों पर सोचने के लिए विवश किया है। नहीं तो मैं सिंपल एक चीज कहता हूं कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 6 महीने, जिस चुनाव आयोग से पिछले 6 महीने से कह रहे थे कि वोट चोरी है, डेटा दीजिए, वही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि वोट चोरी के ही सवाल को हल करने के लिए तो एसआईआर करा रहे हैं। तो कम से कम उन्होंने हमारी बात को मानी। तो इस यात्रा से 3 हासिल है। बाकी चुनाव पे इसका क्या असर होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन वो हमारा मूल उद्देश्य था भी नहीं। कि विधानसभा चुनाव के लिए जो बिहार का स्पेसिफिक मुद्दा है, जैसे अगर आप ध्यान देंगे तो साइमल्टेनियसली हम लोग बिहार में कैंपेन चला रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कैंपेन के बारे में हम कह रहे हैं कि घर घर तिरंगा का कैंपेन चलाए, घर घर झंडा का कैंपेन चलाए। फिर जो है माई बहन योजना का जो है, जिसमें 2500 रुपया गरीब महिलाओं को देने की बात है, उसका फॉर्म भरवा रहे थे। अभी जो है वादों का एक गुलदस्ता लेकर के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। तो वो चुनाव सेंट्रिक जो है वो कैंपेन है। लेकिन ये जो सवाल है वोट चोरी का सवाल, ये एक पैन इंडिया सवाल है और बिना वोट चोरी का सवाल एसआईआर से जुड़ा हुआ है। और एसआईआर चूंकि बिहार में ही हो रहा है, इसीलिए ये यात्रा बिहार में निकाली गई। संतोष जी, कोई बात नहीं। कन्हैया जी नमस्कार। नमस्ते। मैं ये जानना चाह रहा था, एसआईआर में चूंकि मैं काफी घूमा, मैं भी मंच पर था थोड़ी देर पहले, तो उसका जिक्र भी मैं कर रहा था। जो टॉप में जो लीडर्स थे ग्रैंड अलायंस के, इंडिया ब्लॉक के, जो मैसेज दे रहे थे, और ग्राउंड लेवल में जो बीएलए बूथ लेवल एजेंट्स हैं, वो मैं जब ग्राउंड में देख रहा था वो मुझे सिंक नहीं लग रहा था कि जो आप लोगों का जो टॉप में मैसेज है वो उतना ही काम करते, जन सुनवाई करते, कैंप लगाते, तो क्या लगता नहीं कि वो ज्यादा इफेक्टिव होता? कहीं न कहीं सिंक की वो मिसमैच, टॉप लेवल का जो मैसेज है, जो इस इनिशिएटिव को जो आप रेस्ट कर सकते थे, वो कहीं न कहीं इसमें चूक रह गई। देखिए, ये ना एक सांगठनिक सवाल है और जरूरत नहीं है मुझे सार्वजनिक मंच से झूठ बोलने की। वैसे अभी प्रधानमंत्री हुए नहीं है तो झूठ क्यों बोलेंगे। तो सच्चाई ये है कि बिहार में जो हमारा सांगठनिक ढांचा है उसको और मजबूत करने की जरूरत है। जैसे मैं अपने जिले में स्वयं अपने बूथ में घर घर जाकर के जो है अपने वोटर लिस्ट का परीक्षण किया और जिनके नाम काटे गए थे उनको जो है जोड़ने की प्रक्रिया की, और जो नाम गलत काटे गए थे उसका आपत्ति दर्ज कराया। ये बहुत आसान काम है। ये काम आसान ऐसे है कि आप एक जानकार व्यक्ति को बगल में बिठा लें और 700, 750, 801 बूथ पे वोटर हैं।
तो उसको जो वो घर घर लोगों को पहचानते हैं। पटना जैसे शहर में, मुजफ्फरपुर में, पूर्णिया में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हर घर के व्यक्ति को हर कोई जानता है, तो आप पहले जो है उसका परीक्षण कर लें। फिर आपको मार्किंग जब हो जाए कि किन किन लोगों का नाम गलत तरीके से कट गया है या 2 बार जुड़ गया है, उनके घर पे जाकर के जो है आप उसको क्रॉस चेक कर लें। फिर जो है उसका ऑब्जेक्शन जो है आप बीएलओ को दे दें। ये बहुत आसान काम है। और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जमीनी तौर पर, बुनियादी तौर पर यही करने की जरूरत थी, लेकिन सांगठनिक ढांचा में हमारी जितनी क्षमता है उतना हम करने का प्रयास किए। सांगठनिक ढांचा और मजबूत होता तो और मजबूती से इसको हम कर पाते, और इसको करना चाहिए। आज भी हम बिहार के हर सजग नागरिक से ये अपील करते हैं कि कम से कम 20 सितंबर तक का तो आपके पास समय ही है, और आप ये तय कर लीजिए कि हम अपने बूथ को शुद्ध और स्वच्छ कर लेंगे। और 700 नाम को चेक करना बैठ करके, ये हार्डली 3 घंटे का काम है। अगर हर बूथ का नागरिक ये जिम्मेवारी ले ले कि हम अपने बूथ को साफ और स्वच्छ करेंगे, तो जो पूरी की पूरी साजिश है वोट चोरी की, ये नाकाम हो जाएगी, ये डिफ्यूज हो जाएगी। तो मैं सहमत हूं कि ये काम और मजबूती से किया जाना चाहिए। और मैं आपको जानकारी दूं कि जब बूथ पे आप काम करने के लिए जाएंगे ग्राउंड पे, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था, हमारे जिले के जो केस थे वो वहां पे कोर्ट हुआ, और उससे जो है एसआईआर के खिलाफ जो वकील लड़ रहे थे उनके आर्गुमेंट को बहुत मजबूती मिली। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया में गड़बड़ी है। अगर प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं होती तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन नहीं करना पड़ता। और गड़बड़ी का मैं सिंपल आंकड़ा आपको दे देता हूं, इतना आसान है इसको समझना। 65 लाख लोगों का आप नाम काटे, कितने लोगों का नाम आप जोड़े, और सबको पता है कि मरने वालों से जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है। 2003 में आप लास्ट किए थे, 2025 में आप कर रहे हैं, मतलब 2003 में कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो आज उसकी उम्र जो है वो 22 साल हो गई होगी। तो 22 साल के जो मतदाता हैं उसमें कितने लोगों को आपने जोड़ा है, तो साफ साफ उसकी गड़बड़ी जो है वो दिख जाती है। लेकिन इस गड़बड़ी को ग्रास रूट लेवल पे जा करके उसको उद्घाटित करना, उसको प्रकाशित करना, ये एक सांगठनिक काम है। और काश अगर हमारा संगठन और मजबूत होता तो हम और मजबूती से कर पाते। लेकिन यहां भी एडमिनिस्ट्रेशन और चुनाव आयोग का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत इंटरेस्टिंग है समझना। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग का अप्रोच और इंटेंशन इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है। वो एक्सक्लूजन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप अर्लियर याद कीजिए कि चुनाव आयोग प्रचार करती थी, वोट देने के लिए प्रेरित करती थी, वोट जुड़वाने के लिए प्रेरित करती थी। चुनाव आयोग यहां तक बोली कि फुटपाथ पर कोई बिजली के खंभे के नीचे सोता है वो भी वोट दे सकता है। किसी पहाड़ पर सुदूर गांव में 10 वोटर है तो 15 लोगों की पोलिंग पार्टी जाती थी उस 10 लोगों का वोट कराने के लिए। ये नया भारत का, ये न्यू इंडिया का न्यू इलेक्शन कमीशन है जिसका ध्यान जोड़ने पे नहीं तोड़ने और काटने पर है। इसीलिए हम कहते हैं कि एसआईआर गलत है, क्योंकि ये एक्सक्लूजन पे ध्यान दे रहा है, इंक्लूजन पे ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे आखिर में एक और सवाल आपसे पूछना है मुझे। आपकी, जैसे आपने कहा 2 चुनाव आप लड़े, एक बेगूसराय से, एक दिल्ली से, तो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आप? लड़ेंगे। 243 सीट पे बिहार विधानसभा। आपकी मैं बात कर रहा हूं। अब जिस दिन टिकट मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, कांग्रेस पार्टी का सिंबल मिलेगा, उस दिन बताएंगे। अभी तो मिला नहीं है। नहीं, पर आप मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? आप चाहते हैं कि नहीं लड़ना? नहीं मांगेंगे नहीं। ये पर पार्टी क्या चाहती है? पार्टी जो चाहती है वो करेंगे। वो पार्टी ने कम्युनिकेट नहीं किया है। लेकिन ये जान लीजिए, हम मांग करके चुनाव नहीं लड़े। मांग करके जो है ना, मांगने से भीख नहीं मिलता है और टिकट मिलेगा। हम अपने हक के लिए लड़ने वाले हैं, मांगने वाले नहीं। आप चूंकि एक बार बिहार में थे, बेगूसराय से लड़े, फिर आप दिल्ली चले गए, अब वापस आपने बिहार में यात्रा निकाली। इस बार दोनों बार हम जो है जिस पार्टी में थे उस पार्टी के डायरेक्टिव से लड़े। जब हम सीपीआई में थे तो सीपीआई ने कहा चुनाव लड़ने के लिए, तो बेगूसराय में लड़े, अपने मन से नहीं लड़ लिए। और जब कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए कहा, चुनाव लड़ लिए। नहीं, तो इस बार आपके मन की बात क्या है? आप क्या चाहते हैं? नहीं, मन की बात तो इस देश में सिर्फ अवतार पुरुष कर सकते हैं, नॉन बायोलॉजिकल। हम लोग मन की बात कैसे कर सकते हैं? अरे राष्ट्रीय राजनीति में आप रहना चाहते हैं कि बिहार के राज्य की राजनीति, इतना तो बता सकते हैं ना, बाकी चली पार्टी तय कर लेगी। देखिए, आज के समय में ना ये भेद मिट गया है। सत्ता का जब केंद्रीकरण हो, शक्ति का केंद्रीकरण हो, लुटेरों का जब गठजोड़ हो, तो
तो लड़ाई के लिए मैदान नहीं देखना चाहिए। जहां रहेंगे वहीं लड़ करके घुटना अड़ा करके जो है ना इनसे भिड़ेंगे। ये मायने नहीं रखता है कि दिल्ली रहेंगे कि बिहार। जवाब नहीं देंगे कि चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे तो बता देंगे सर, ऐसा क्या है? ये कौन सा चुनाव लड़ेंगे तो अपने घर में चुपचाप रह करके, कोई गुप्त विवाह थोड़ी है। चुनाव लड़ेंगे तो जो है पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया कुमार इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे कन्हैया कुमार, जिन्होंने की वोट अधिकार यात्रा से जो पूरी कहानी शुरू हुई थी और उसका पर्पस क्या था कि वो सिर्फ बिहार चुनाव के लिए नहीं थी, पूरे देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कैसे ये एक बड़ी लड़ाई है, इसका जिक्र आपने किया और भी सारे प्रश्नों का आपने दिल खोल के जवाब दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों का और पूरी टीम का।